जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की ज्योग्राफी के चैप्टर 6 के बारे में, पॉपुलेशन के बारे में। बेहद छोटा सा चैप्टर है लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अपन फटाफट से देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है बिकॉज यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है, तो लाइक का बटन दबा दो। शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को, या जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं उनको शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो शुरू करते हैं। अर्थ के ऊपर जो सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है वो है ह्यूमन पॉपुलेशन। किसी भी इकोनॉमी को, किसी भी सोसाइटी को अगर ट्रू सेंस में डेवलप करना है तो उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वहाँ रहने वाले लोग। और नेचर में किसी भी चीज़ को रिसोर्स तब कहा जाता है जब वो ह्यूमन पॉपुलेशन की नीड को सेटिस्फाई करे, जब वो ह्यूमन बीइंग्स के लिए यूज़फुल हो। फॉर एग्जाम्पल कोल की अगर बात की जाए तो कोल इज़ जस्ट अ पीस ऑफ रॉक, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कोल को यूटिलाइज करने के लिए ह्यूमन बीइंग्स ने टेक्नोलॉजी को इन्वेंट कर लिया है और अब कोल को वेरियस पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है एज अ रिसोर्स। कोई भी नेचुरल इवेंट है, जैसे फ्लड्स हैं, जैसे सुनामी है, उनको डिज़ास्टर सिर्फ तब कहा जाएगा जब वो ह्यूमन पॉपुलेशन को हार्म करें, जब वो ह्यूमन लाइफ को, ह्यूमन प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाएं। फॉर एग्जाम्पल समुद्र के बीच में पानी कितना भी उछलता रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, उसको अपन डिज़ास्टर नहीं कहते हैं बिकॉज उससे अपने को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। लेकिन अगर किसी नेचुरल इवेंट की वजह से ह्यूमन पॉपुलेशन को नुकसान होगा तो उसे कहा जाएगा डिजास्टर। सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो ह्यूमन पॉपुलेशन सेंटर स्टेज पे है। पॉपुलेशन इज द पिवटल एलिमेंट इन सोशल स्टडीज। पॉपुलेशन वो पॉइंट ऑफ रेफरेंस है जिसके थ्रू अदर एलिमेंट्स को ऑब्जर्व किया जाता है, जिसके थ्रू अदर एलिमेंट्स के सिग्निफिकेंस को, उनके मीनिंग को समझा जाता है। नेचर में किसी भी चीज़ को रिसोर्स तब कहा जाता है जब वो ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई करे। किसी भी नेचुरल इवेंट को कैलेमिटी या डिजास्टर तब कहा जाता है जब उसकी वजह से ह्यूमन पॉपुलेशन को कुछ नुकसान हो रहा हो। सिंपल लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो किसी भी एनवायरनमेंट को अगर टोटलिटी में समझना है तो वहाँ रहने वाली पॉपुलेशन को समझना बेहद ज़रूरी है। पॉपुलेशन का नंबर क्या है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है, वो पॉपुलेशन ग्रो कैसे कर रही है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और उस पॉपुलेशन की क्वालिटीज़ क्या हैं। ऑल इन ऑल किसी भी एनवायरनमेंट को अगर इन टोटलिटी समझना है तो पॉपुलेशन से रिलेटेड इन फैक्टर्स को समझना बेहद ज़रूरी है। और ह्यूमन बीइंग्स सिर्फ प्रोड्यूसर्स नहीं हैं, कंज्यूमर्स भी हैं। ह्यूमन बीइंग्स सेंटर ऑफ द स्टेज पे हैं। इंडिया में जितनी भी पॉपुलेशन है उसका पूरा डेटा प्रोवाइड किया जाता है सेंसस ऑफ इंडिया में। सेंसस ऑफ इंडिया बेहद इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जिसमें हमारी पॉपुलेशन का पूरा डेटा प्रोवाइड किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। इंडियन सेंसस इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोर्स ऑफ डेमोग्राफिक, सोशल एंड इकोनॉमिक डेटा। इंडिया में सबसे पहली बार सेंसस 1872 में करवाया गया, लेकिन इंडिया में सबसे पहली बार कंप्लीट सेंसस 1881 में करवाया गया। बहुत सिंपल, इंडिया में पहला सेंसस कब हुआ? 1872 में हुआ, लेकिन इंडिया में पहला कंप्लीट सेंसस कब हुआ? 1881 में हुआ। और इसके बाद से एवरी 10th ईयर हमारे कंट्री में सेंसस करवाया जाता है। लास्ट सेंसस जो इंडिया में हुआ था वो हुआ था 2011 में। 2021 में सेंसस होना था लेकिन कोविड की वजह से डिले हो गया, अब उसको सरकार करवाएगी। तो हमारे पास जो लास्ट सेंसस है, जो लास्ट ऑफिशियल डेटा है, वो है 2011 के सेंसस का। बहुत सिंपल सी बातचीत कि किसी भी एनवायरनमेंट को अगर इन टोटलिटी समझना है तो उस एनवायरनमेंट में रहने वाली पॉपुलेशन को समझना बेहद ज़रूरी है। इंडिया में जो भी पॉपुलेशन है उसका डेटा कहाँ प्रोवाइड किया जाता है? सेंसस ऑफ इंडिया में प्रोवाइड किया जाता है। इंडिया में सबसे पहली बार सेंसस कब हुआ? 1872 में हुआ, लेकिन सबसे पहली बार कंप्लीट सेंसस इंडिया में कब हुआ? 1881 में हुआ। और उसके बाद से एवरी 10th ईयर हमारे कंट्री में सेंसस करवाया जाता है। लास्ट ऑफिशियल सेंसस कौन सा है हमारे पास? 2011 का है। ये बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। फिर इसके बाद बात आती है पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, और इसमें डेटा यूज़ किया गया है 2011 का, बिकॉज वही लास्ट ऑफिशियल डेटा है हमारे पास में। 2011 के हिसाब से इंडिया की पॉपुलेशन कितनी थी? 1.21 बिलियन पीपल। कितनी थी? 1.21 बिलियन पीपल। और ये जो 1.21 बिलियन पीपल हैं, दे कॉन्स्टिट्यूटेड 17% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। मतलब वर्ल्ड की पॉपुलेशन का कितना हिस्सा हमारे कंट्री में रहता है? 17%। और इसको जब आप एरिया से कंपेयर करोगे तो आपको ग्रेविटी समझ में आएगी।
इंडिया का एरिया कितना है? सिर्फ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जो कि वर्ल्ड के एरिया का सिर्फ 2.4% है। मतलब वर्ल्ड के 2.4% एरिया में वर्ल्ड की 17% पॉपुलेशन रह रही है। सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो इंडिया हाईली पॉपुलेटेड है, और ये हम बात कर रहे हैं 2011 के हिसाब से। आज की डेट में तो हमारी कंट्री में लगभग 140 करोड़ 150 करोड़ के आसपास लोग रह रहे हैं। 140 करोड़ 145 करोड़ पॉपुलेशन है हमारी कंट्री की। इनफैक्ट आज की डेट में इंडिया इज़ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। चाइना को सरपास कर चुके हैं हम। 2011 के सेंसस के हिसाब से उत्तर प्रदेश इज़ द मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया। इंडिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलस स्टेट कौन सी है? उत्तर प्रदेश। कितने लोग रहते हैं उत्तर प्रदेश में? 199 मिलियन। हमारे कंट्री की 16% पॉपुलेशन सिर्फ एक स्टेट में रहती है, उत्तर प्रदेश में रहती है। लेकिन स्टार्किंग डिफरेंस भी है। दूसरी तरफ अगर सिक्किम देखोगे तो सिक्किम में सिर्फ 6 लाख लोग रहते हैं। लक्षद्वीप में सिर्फ 64,000 लोग रहते हैं। एक तरफ यूपी है जहां कंट्री की 16% पॉपुलेशन रह रही है, लगभग 199 मिलियन पीपल रह रहे हैं। दूसरी तरफ सिक्किम है जहां पे सिर्फ 6 लाख लोग रह रहे हैं। इंडिया की पॉपुलेशन की अगर बात करें तो इंडिया की ऑलमोस्ट आधी पॉपुलेशन सिर्फ 5 स्टेट्स में रहती है। कौन कौन सी 5 स्टेट्स? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश। इंडिया की ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन 5 स्टेट्स में रह रही है। कौन कौन से 5 स्टेट्स हैं? यूपी है, महाराष्ट्र है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है और आंध्र प्रदेश है। एरिया वाइज अगर बात की जाए तो एरिया वाइज सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है हमारी कंट्री में? राजस्थान। लेकिन राजस्थान में इंडिया की सिर्फ 5.5% पॉपुलेशन रहती है। एक बार फिर से अगर देखें तो 2011 के सेंसस के हिसाब से हमारे कंट्री की पॉपुलेशन कितनी? 1.21 बिलियन पीपल, और ये वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 17% है। हमारी कंट्री का एरिया कितना है? सिर्फ 2.4%। इस 2.4% में वर्ल्ड की 17% पॉपुलेशन रह रही है। 2011 के हिसाब से इंडिया की मोस्ट पॉपुलस स्टेट कौन सी है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कितने लोग रहते हैं? 199 मिलियन पीपल लिव इन उत्तर प्रदेश। लेकिन दूसरी तरफ सिक्किम जैसे स्टेट्स हैं जहाँ पे सिर्फ 6 लाख लोग रहते हैं। इंडिया की ऑलमोस्ट आधी पॉपुलेशन 5 स्टेट्स में रहती है। कौन कौन सी 5 स्टेट्स? यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश। एरिया वाइज अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है हमारा? राजस्थान है। लेकिन राजस्थान में इंडिया की सिर्फ 5.5% पॉपुलेशन रहती है। यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश ये हाईली पॉपुलेटेड स्टेट्स हैं। इनमें पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत हाई है। और इसके बाद सवाल आता है कि पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है? बहुत सिंपल, पॉपुलेशन डेंसिटी इज द नंबर ऑफ पर्सन्स पर यूनिट एरिया। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब एक पर यूनिट एरिया में कितने लोग रह रहे हैं। और ये जो पॉपुलेशन डेंसिटी है ये यूजुअली कैलकुलेट की जाती है पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से। पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं उसको बुलाया जाता है पॉपुलेशन डेंसिटी। एंड इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। और डू यू नो में एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया हुआ है, दुनिया भर में सिर्फ 2 ही कंट्रीज ऐसी हैं जिनकी पॉपुलेशन डेंसिटी इंडिया के कंपैरिजन में ज़्यादा है। और वो 2 कंट्रीज़ कौन सी हैं? एक है बांग्लादेश और दूसरी है जापान। बांग्लादेश और जापान का एरिया इंडिया के कंपैरिजन में इतना कम है कि वहाँ पे पॉपुलेशन की डेंसिटी ज़्यादा निकल के आती है इंडिया के कंपैरिजन में। ओनली बांग्लादेश एंड जापान हैव हायर एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटीज देन इंडिया। अदरवाइज इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। 2011 के हिसाब से इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी थी? 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। मतलब इंडिया में पर स्क्वायर किलोमीटर में 382 लोग रहते हैं। लेकिन ये जो 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर है ये एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी है इंडिया की। इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया के हर एक पर स्क्वायर किलोमीटर में 382 पीपल रह रहे हैं, ऐसा नहीं है। बिकॉज बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई है, लेकिन बहुत सारे एरियाज ऐसे भी हैं जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है। पॉपुलेशन डेंसिटी कम कहाँ होगी? जहाँ पे लोग कम रहते हैं। और लोग कम कहाँ रहते हैं? ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे डिफ़िकल्ट टेरेन होता है, जैसे माउंटेन्स हैं, जैसे कोई रग्ड टेरेन है। या फिर लोग कम कहाँ रहते हैं? जहाँ पे अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं, जैसे डेजर्ट एरियाज़ हैं।
तो डेजर्ट एरियाज़ वगैरह में जाओगे या माउंटेनियस एरियाज़ में जाओगे या डेंस फॉरेस्ट वाले एरियाज़ में जाओगे तो वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी कम मिलेगी। लेकिन प्लेन्स में अगर चले जाओगे, ऐसे एरियाज़ में चले जाओगे जहाँ फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, जहाँ पे एग्रीकल्चर खूब होता है, जहाँ पे पानी की कोई कमी नहीं है, वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा मिलेगी। इसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। बिहार में अगर पॉपुलेशन डेंसिटी देखोगे तो बिहार की पॉपुलेशन डेंसिटी है 1102 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। मतलब बिहार में लगभग 1 स्क्वायर किलोमीटर में 1102 लोग रहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश में पॉपुलेशन डेंसिटी है सिर्फ 17 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश में 1 स्क्वायर किलोमीटर में सिर्फ 17 लोग रहते हैं और बिहार में दूसरी साइड 1102 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं। सोचो कितना हाई लेवल का वेरिएशन है। और ये वेरिएशन क्यों है? बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशंस, बिकॉज ऑफ द टेरेन कंडीशंस। ये आगे डायग्राम में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन की बातचीत की गई है। जैसे उत्तर प्रदेश में हमारी कंट्री की 16% पॉपुलेशन रहती है, महाराष्ट्र में 9% रहती है, बिहार में 9% रहती है, वेस्ट बंगाल में 8% रहती है, आंध्र में 7% रहती है। ये सारे स्टेट्स का पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। आप चाहो तो देख सकते हो, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। फिर आगे एक मैप दे रखा है। इस मैप में बात की गई है डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन के बारे में। बताया गया है कि किस स्टेट में कितनी डेंसिटी है। जैसे 1001 से ज़्यादा डेंसिटी वाले स्टेट्स अगर बात की जाए तो बिहार है, अगर बात की जाए तो वेस्ट बंगाल है, उनको राइट से दिखाया गया है। इसको भी मैप को आप एक बार देख लेना और थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लेना, बाकी ज़्यादा कुछ है नहीं। अच्छा, अपन बात क्या कर रहे थे कि इंडिया की एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है? 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। लेकिन इसमें बहुत सारा स्टार्किंग डिफरेंस है। जैसे बिहार में पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है? 1102 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश में वहीं पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है? सिर्फ 17 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज रग्ड टेरेन वाले एरियाज़ में, अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस वाले एरिया में लोग कम रहते हैं, और जहाँ लोग कम रहते हैं वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी कम होती है। इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया के नदर्न प्लेन्स में, केरला वाले रीजन में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई है। बिकॉज नदर्न प्लेन्स में फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, फर्टाइल सॉइल है, पानी की कोई कमी नहीं है, एग्रीकल्चर अच्छा खासा होता है और प्लेन्स में कंस्ट्रक्शन करना भी इजी होता है। तो यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा रहती है और यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी भी बट ऑब्वियसली बात है ज़्यादा है। लेकिन वहीं अगर हम हिली एरियाज़ में जाएंगे, रॉकी नेचर वाले टेरेन में जाएंगे, या फिर ऐसे एरियाज़ में जाएंगे जहाँ पे अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, जैसे रेनफॉल की कमी है या फिर फर्टाइल सॉइल नहीं है या डेजर्ट एरिया है, वहाँ पे लोग कम रहते हैं और वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी भी कम होगी। असम और मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर स्टेट्स में हमारे कंट्री में मॉडरेट पॉपुलेशन डेंसिटी है। मतलब ना पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा ना पॉपुलेशन बहुत कम। बहुत सिंपल सी बातचीत है। एक बार और देखें तो पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब क्या है? नंबर ऑफ पर्सन्स पर यूनिट एरिया। जनरली इसको कैलकुलेट किया जाता है पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से, पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से। इंडिया की एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है? 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। लेकिन इसमें स्टार्किंग डिफरेंस देखने को मिलता है जो कि अपन ने पढ़ लिया। इसके बाद बात की गई है पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज के बारे में। देखो, पॉपुलेशन डायनामिक फिनोमिना है। पॉपुलेशन कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है। ऐसा नहीं है कि पॉपुलेशन स्टैटिक है। पॉपुलेशन का नंबर, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसका कंपोजिशन बदलता रहता है। और ये जो पॉपुलेशन चेंज हो रही है, इसके पीछे प्राइमरीली 3 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कौन कौन से? बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन। इन सभी फैक्टर्स को, इन सारी चीज़ों को अपन एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में। पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब क्या है? किसी पर्टिकुलर एरिया में एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में कितना चेंज देखने को मिला पॉपुलेशन के नंबर में, कितना चेंज देखने को मिला इनहेबिटेंट्स के नंबर में, उसको बुलाया जाता है पॉपुलेशन ग्रोथ। Population growth refers to change in the number of inhabitants of a country, of a territory during a specific period of time. For example, मान लेते हैं कि ये कोई एरिया है, इसमें आज से 10 साल पहले सिर्फ 100 लोग रहते थे। 10 साल के बाद आज की डेट में इसमें 170 लोग रहते हैं। तो ये जो 70 लोग बढ़े, ये जो चेंज हुआ नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स में, इसी को अपन बोलेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ। क्या बोलेंगे? पॉपुलेशन ग्रोथ। ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, इसको 2 तरीके से पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है। एक तो एब्सोल्यूट नंबर्स के टर्म में, एक तो पढ़ा जा सकता है एब्सोल्यूट नंबर्स के टर्म में, और दूसरा इसको पढ़ा जा सकता है
परसेंटेज चेंज पर ईयर के टर्म्स में। एब्सोल्यूट नंबर्स के टर्म में कि 100 थे, अब 170 हो गए, मतलब 70 लोग बढ़ गए। ये तो है एब्सोल्यूट नंबर एडिड, इसको एब्सोल्यूट इंक्रीज भी बुलाया जाता है। देखो एब्सोल्यूट नंबर्स के टर्म में पढ़ना तो बेहद ईजी है भाई। किसी एरिया में कभी पॉपुलेशन थी 1000, आज के डेट में वहाँ पे पॉपुलेशन हो गई है 1200, 200 लोग और ऐड हो गए हैं। ये जो 200 लोग ऐड हुए इसको अपन बोलेंगे एब्सोल्यूट नंबर का इंक्रीज। तो एक तो पॉपुलेशन चेंज को अपन कैसे पढ़ सकते हैं, एब्सोल्यूट नंबर्स के टर्म में कि भाई इतनी पॉपुलेशन है आज की डेट में, पहले इतनी थी। दूसरा जो कि इंपॉर्टेंट है वो है रेट और द पेस ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज, और इसको पढ़ा जाता है परसेंटेज पर एनम के टर्म्स में। मतलब रेट ऑफ इंक्रीज कितना है। दूसरा तरीका क्या है, परसेंटेज पर एनम कितना चेंज हो रहा है पॉपुलेशन में, रेट ऑफ इंक्रीज कितना हो रहा है पॉपुलेशन में। ये दूसरा और बहुत इफेक्टिव तरीका है, इसको बुलाया जाता है एनुअल ग्रोथ रेट। क्या बुलाया जाता है, एनुअल ग्रोथ रेट। फॉर एग्जाम्पल देखो, दो एग्जाम्पल्स देखते हैं अपन। मान लेते हैं कि किसी पर्टिकुलर ईयर में एक एरिया की पॉपुलेशन थी 100, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद इस एरिया की पॉपुलेशन को फिर से देखा गया, अब इसकी पॉपुलेशन हो गई मान लेते हैं 105। एब्सोल्यूट नंबर्स में पॉपुलेशन कितनी बढ़ी, +5 हो गई। लेकिन अगर परसेंटेज टर्म्स में देखेंगे, एनुअल ग्रोथ रेट के टर्म्स में देखेंगे, तो इस केस में परसेंटेज पॉपुलेशन कितना चेंज हुई, 5% से चेंज हुई। परसेंट निकाल सकते हो, बहुत ईजी है। लेकिन अब इंटरेस्टिंग है, अब बेस कितना है, 105। अब 105 के हिसाब से अपन ने स्टडी करी और एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद देखा, इस एरिया में मान लेते हैं कि पॉपुलेशन हो गई, या ये कहें कि पॉपुलेशन की जो ग्रोथ रेट थी, एनुअल ग्रोथ रेट थी, वो थी 2%। अब 105 का 2% अगर निकालोगे तो लगभग 107 आएगा नंबर। मतलब एब्सोल्यूट टर्म्स में ये जो पॉपुलेशन है ये कितनी बढ़ गई, +2 से बढ़ गई। लेकिन जो एनुअल ग्रोथ रेट है वो पहले के कंपैरिजन में कम हुई। एनुअल ग्रोथ रेट कम हुई, लेकिन एब्सोल्यूट नंबर अगर देखोगे तो पहले 100 था, फिर 105 हुआ, फिर 105 से 107 हुआ। एब्सोल्यूट नंबर अभी भी इंक्रीज हो रहा है, जबकि एनुअल ग्रोथ रेट जो है वो 5% से 2% हो गई है, वो डिक्रीज हो रही है। ये क्यों हो रहा है, बिकॉज पहले बेस था 100 और अब बेस है 105। इसका एक मतलब ये भी है कि अगर पॉपुलेशन का बेस बहुत ज़्यादा हो तो पॉपुलेशन की एनुअल ग्रोथ रेट के कम होने से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ओवरऑल नंबर जो है वो इंक्रीज होता है। ये हालांकि हायर लेवल्स का कॉन्सेप्ट है, बट मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि अगर आप यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हो तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। ये जितना भी पॉपुलेशन चेंज है इसको दो तरीके से पढ़ा जा सकता है। एक है एब्सोल्यूट इंक्रीज के टर्म्स में कि भाई एब्सोल्यूट नंबर्स में कितना पॉपुलेशन में बदलाव देखने को मिल रहा है, और दूसरा है परसेंटेज पर एनम के टर्म्स में रेट ऑफ पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हो रही है इन परसेंटेज पर एनम, और इसको बुलाया जाता है एनुअल ग्रोथ रेट। होपफुली ये आपको समझ में आया होगा। इंडिया की पॉपुलेशन की अगर बात करें तो इंडिया की पॉपुलेशन कॉन्स्टेंटली बढ़ती जा रही है। जैसे 1951 में हमारी पॉपुलेशन थी 361 मिलियन, लेकिन 2011 में हमारी पॉपुलेशन हो गई 1.21 बिलियन, मतलब बहुत सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ है। बट इसमें एक कैच है। कैच क्या है, इस टेबल को देखो 1951 से लेके 2011 तक अगर आप एब्सोल्यूट नंबर देखोगे तो पॉपुलेशन बढ़ ही रही है, पॉपुलेशन बढ़ती ही जा रही है, घट नहीं रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है। पहले 361 मिलियन थी, फिर 439 मिलियन हो गई, फिर बढ़ते बढ़ते 1.21 बिलियन हो गई। मतलब एब्सोल्यूट नंबर में पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। लेकिन एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से देखोगे तो 1951 से लेके 1981 तक पॉपुलेशन जो है वो एनुअल ग्रोथ रेट के टर्म्स में वो परसेंटेज पर एनम के टर्म्स में बढ़ी। पहले 1.25% के हिसाब से बढ़ रही थी, फिर 1.96% के हिसाब से बढ़ी, फिर 2.20% के हिसाब से बढ़ी, फिर 2.22% के हिसाब से बढ़ी। लेकिन 1981 के बाद से ये जो एनुअल ग्रोथ रेट है इसमें डिक्रीज देखने को मिला है, 2.22% से 2.16%, फिर और घटी 1.97%, फिर और घटी 1.64%। मतलब एब्सोल्यूट टर्म्स में हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लेकिन एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से 1981 के बाद से हमारी जो पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट है उसमें कमी देखने को मिल रही है, और ये अच्छी बात है। बट ओवरऑल पॉपुलेशन अभी भी बढ़ रही है, बिकॉज हमारा जो बेस है वो बहुत चौड़ा है, और यही लिखा हुआ है पूरा इस टेक्स्ट में। देखो क्या लिखा हुआ है कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो रैपिडली इंक्रीज हुई है,
रैपिडली इंक्रीज क्यों हुई? बिकॉज हमारा जो पॉपुलेशन ग्रोथ का रेट है वो कॉन्स्टेंटली बढ़ता रहा है। 1951 से लेके 1981 के बीच में पॉपुलेशन जो है वो रैपिडली इंक्रीज करती है, बिकॉज हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ की रेट है वो भी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करती रही है, अभी अपन ने देखा। लेकिन 1981 के बाद से जो हमारी रेट ऑफ ग्रोथ है उसमें डिक्लाइन देखने को मिला है, मतलब एनुअल ग्रोथ रेट में डिक्लाइन देखने को मिला है। ये ध्यान रखना कि ओवरऑल पॉपुलेशन अभी भी हमारी बढ़ रही है, लेकिन जो एनुअल ग्रोथ रेट है उसमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। ओवरऑल पॉपुलेशन क्यों बढ़ रही है? बिकॉज हमारी जो पॉपुलेशन का बेस है वो बहुत ज़्यादा लार्ज है, और जब लार्ज पॉपुलेशन का बेस होता है तो एब्सोल्यूट नंबर इंक्रीज ही होता है, इवन व्हेन द एनुअल ग्रोथ रेट इज डिक्लाइनिंग। ये जो डिक्लाइनिंग ट्रेंड है, ये जो पॉपुलेशन, ये जो एनुअल ग्रोथ रेट में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है वो हमारे कंट्री के लिए पॉजिटिव फैक्टर है। और ये जो डिक्लाइन है ये क्यों देखने को मिल रहा है? बिकॉज अब हमारी कंट्री में बर्थ पे कंट्रोल है, लोग थोड़े पढ़ लिख गए हैं, लोग थोड़े एजुकेट हो गए हैं, और लोग अब उतने बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं जितना पहले किया करते थे। इन जनरल अगर बात की जाए तो हमारी जो पॉपुलेशन है वो एब्सोल्यूट नंबर्स में बढ़ रही है, लेकिन एनुअल ग्रोथ रेट जो है वो डिक्लाइन हो रही है हमारी कंट्री में, जो कि अच्छी बात है। हमें ये पता है कि 2023 में हमने चाइना को ओवरटेक कर लिया था एंड वी बिकेम द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। अच्छा, ये जो पॉपुलेशन चेंज है, ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, ये 3 फैक्टर्स की वजह से चेंज होता है, ये 3 फैक्टर्स की वजह से बदलता है। कौन कौन से 3 फैक्टर्स हैं? एक है बर्थ रेट, दूसरा है डेथ रेट, और तीसरा है माइग्रेशन। ये अपन ने पहले भी पढ़ा हुआ है कि बर्थ रेट और डेथ रेट जो हैं वो नेचुरल फैक्टर्स हैं पॉपुलेशन इंक्रीज के। ये जो माइग्रेशन है ये नेचुरल फैक्टर नहीं है। बर्थ रेट क्या होता है? बड़ा सिंपल सा मतलब, नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 पर्सन्स इन अ ईयर। पर 1000 पर्सन्स पे कितनी लाइव बर्थ्स हो रही हैं, कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, उसको बोला जाएगा बर्थ रेट। और ये जो बर्थ रेट है ये बड़ा मेजर कंपोनेंट है हमारे कंट्री में पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए। पहले तो हमारे कंट्री में सिचुएशन क्या था कि मेडिकली हम थोड़ा एडवांस हो गए थे, तो डेथ रेट्स तो उतनी हाई थी नहीं, लेकिन बर्थ रेट्स बहुत ज़्यादा हाई थी, और इसीलिए जो पॉपुलेशन है हमारी वो 1981 तक बहुत रैपिडली इंक्रीज करती है। दूसरा फैक्टर है डेथ रेट। डेथ रेट का मतलब नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पर्सन्स इन अ ईयर। 1000 लोगों पे एक साल में कितनी डेथ्स हो रही हैं उसको बुलाया जाता है डेथ रेट। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये देखने को मिला है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसमें जो डेथ रेट है वो रैपिडली डिक्लाइन हुई है। जैसे जैसे हम एडवांस हुए हैं वैसे वैसे हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़ बेहतर हुई हैं, और जैसे जैसे हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़ बेहतर हुई हैं ये डेथ रेट्स जो हैं वो भी डिक्लाइन हुई हैं। डेथ रेट जो है वो डिक्लाइन हो गई और बर्थ रेट बढ़ रही थी, इसकी वजह से ओवरऑल जो पॉपुलेशन है वो हमारी बहुत रैपिडली इंक्रीज करी। 1980 तक क्या सिनेरियो था? हाई बर्थ रेट्स थी और डेथ रेट्स जो है वो डिक्लाइन हो रही थी, जिसकी वजह से हमारी जो ओवरऑल पॉपुलेशन है वो बहुत रैपिडली इंक्रीज हो रही थी। लेकिन 1981 के बाद से बर्थ रेट जो हैं उन्होंने भी डिक्लाइन करने की शुरुआत कर दी है। लोग थोड़े एजुकेट हो गए हैं, लोगों को समझ में आ गया है कि अब लोग बच्चे कम पैदा कर रहे हैं, उसकी वजह से जो ओवरऑल बर्थ रेट है वो हमारी डिक्लाइन हो गई है, और इसकी वजह से जो हमारी एनुअल ग्रोथ रेट है उसमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है सिंस 1981। और तीसरा फैक्टर है माइग्रेशन। और माइग्रेशन जो है वो 2 तरीके का होता है, एक होता है इंटरनल माइग्रेशन, दूसरा होता है इंटरनेशनल माइग्रेशन। इंटरनल माइग्रेशन का मतलब विद इन दी कंट्री आप माइग्रेट कर रहे हो एक एरिया से दूसरे एरिया में। इंटरनेशनल माइग्रेशन का मतलब कि आप अपने कंट्री को छोड़ के जा रहे हो किसी दूसरे कंट्री में, या कोई दूसरे कंट्री का इंसान है वो हमारे कंट्री में आ रहा है। तो माइग्रेशन का मतलब क्या है? मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस रीजन्स एंड टेरिटरीज। इंटरनल माइग्रेशन की वजह से ओवरऑल पॉपुलेशन चेंज नहीं होगी। जैसे मान लेते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन है 100, अब विद इन द कंट्री लोग कितना भी इधर उधर घूमते रहें उससे जो हमारी ओवरऑल पॉपुलेशन है वो चेंज नहीं होगी। इंटरनेशनल माइग्रेशन की वजह से ओवरऑल पॉपुलेशन चेंज होती है। जैसे मान लेते हैं कि किसी दूसरी कंट्री से हमारे कंट्री में 2 और लोग आ गए और हमारी कंट्री में से कोई एक इंसान चला गया, मतलब अब जो ओवरऑल पॉपुलेशन है वो कितनी रह जाएगी? 99 रह जाएगी। इंटरनेशनल माइग्रेशन की वजह से कंट्री की ओवरऑल पॉपुलेशन में चेंज पड़ता है। इंटरनल माइग्रेशन की वजह से कंट्री की ओवरऑल पॉपुलेशन में, पॉपुलेशन के साइज में फ़र्क नहीं पड़ता है। माइग्रेशन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंपोजिशन में, पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन में। कैसे प्ले करता है इसको अपन समझ सकते हैं। इंडिया में जो ज़्यादातर माइग्रेशन है
वो होता है रूरल एरिया से अर्बन एरियाज की तरफ। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये देखने को मिल रहा है कि हमारी जो अर्बन पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है। अच्छा, लोग गांव को छोड़ के शहर में क्यों आते हैं? उसका रीज़न है पुश एंड पुल फैक्टर्स। क्या रीज़न है? पुश एंड पुल फैक्टर्स। पुश फैक्टर्स वो फैक्टर्स हैं जो कि लोगों को गांव से धकेलते हैं। जैसे गांव में पॉवर्टी है, जैसे गांव में अनएम्प्लॉयमेंट है, जैसे गांव में बेसिक एमिनिटीज़ की जो चीज़ें हैं वो अवेलेबल नहीं है। इन फैक्टर्स की वजह से लोग जो हैं वो गांव से पुश होते हैं, गांव से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। और दूसरी तरफ अर्बन एरियाज़ में पुल फैक्टर्स ऑपरेट कर रहे होते हैं जो कि उनको अर्बन एरियाज़ की तरफ खींचते हैं। जैसे शहर में एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जैसे शहर में बेटर लिविंग कंडीशंस हैं। तो एक लाइन में अगर बोला जाए तो पुश एंड पुल फैक्टर्स की वजह से लोग अपने गांव को छोड़ते हैं और अर्बन एरियाज़ में आते हैं। पुश फैक्टर्स जो कि लोगों को गांव से पुश करते हैं, बाहर निकलने के लिए मजबूर करते हैं, जैसे पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट। और पुल फैक्टर्स जो कि लोगों को शहरों की तरफ खींचते हैं, जैसे शहरों में बेटर एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़, बेटर लिविंग कंडीशंस। और ये जो माइग्रेशन है ये हमारे पॉपुलेशन चेंज का बड़ा इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है। जैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर आप देखोगे तो हमारी अर्बन पॉपुलेशन जो है वो बहुत रैपिडली इंक्रीज़ हो रही है। ओवरऑल पॉपुलेशन का साइज इसकी वजह से इम्पैक्ट होता है। हमारी जो पॉपुलेशन का कंपोजिशन है वो भी माइग्रेशन की वजह से इम्पैक्ट होता है। अगर मान लेते हैं कि बहुत ज़्यादा फीमेल्स जो हैं वो गांव को छोड़ के आ गई शहर में, तो शहर में जो फीमेल पॉपुलेशन है वो थोड़ी इंक्रीज़ हो जाएगी, ओवरऑल कंपोजिशन जो है वो चेंज हो जाएगा। या मान लेते हैं कि सारे जो यंग लोग हैं वो गांव को छोड़ के आ गए शहर में, तो शहर में जो ओवरऑल यूथ की पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये जो माइग्रेशन है वो ओवरऑल पॉपुलेशन चेंज में और पॉपुलेशन के कंपोजिशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। हमारी जो अर्बन पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ हो गई है। पहले 17.29% हुआ करती थी हमारी टोटल अर्बन पॉपुलेशन इन 1959, लेकिन आज की डेट में 2011 के डेटा के हिसाब से अर्बन पॉपुलेशन 31.80% है। और ये जो अर्बन पॉपुलेशन है ये कॉन्स्टेंटली बढ़ती जा रही है। लोग रूरल एरियाज़ को छोड़ के अर्बन एरियाज़ की तरफ मूव कर रहे हैं। सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट 2001 में ऐसी सिटीज़ जहाँ पे 1 मिलियन से ज़्यादा लोग रहते थे, 10 लाख से ज़्यादा लोग रहते थे, वो सिर्फ 35 थी। 2011 में ये जो मिलियन प्लस सिटीज़ हैं ये हो गई हैं 53। इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल। पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए 3 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, या बेहतर ये होगा अपन बोलें पॉपुलेशन चेंज के लिए 3 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। एक है बर्थ रेट। बर्थ रेट का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 पर्सन्स इन अ ईयर, उसको अपन बोल देते हैं बर्थ रेट। इंडिया में जनरल पैटर्न ये रहा है कि बर्थ रेट जो है वो डेथ रेट के कंपैरिजन में हायर रही है। दूसरा फैक्टर है डेथ रेट। डेथ रेट का मतलब नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पर्सन्स इन अ ईयर। 1980 तक हमारे कंट्री में बर्थ रेट हाई थी और डेथ रेट्स डिक्लाइन हो रही थी। उसकी वजह से जो हमारी ओवरऑल पॉपुलेशन है वो बहुत रैपिडली इंक्रीज़ हुई। लेकिन 1981 के बाद से डेथ रेट्स तो डिक्लाइन कर ही रही हैं, लेकिन बर्थ रेट्स में डिक्लाइन देखने को मिल गया और उसकी वजह से जो ओवरऑल एनुअल ग्रोथ रेट है वो हमारे कंट्री में डिक्लाइन हो गई। और तीसरा फैक्टर है माइग्रेशन। और माइग्रेशन 2 तरीके का होता है, एक तो इंटरनल माइग्रेशन, विद इन दी कंट्री माइग्रेशन, और एक होता है इंटरनेशनल माइग्रेशन, बिटवीन दी कंट्रीज माइग्रेशन। इंटरनल माइग्रेशन की वजह से कंट्री की ओवरऑल पॉपुलेशन पे फर्क नहीं पड़ता है, इंटरनेशनल माइग्रेशन की वजह से कंट्री की ओवरऑल पॉपुलेशन पे फर्क पड़ता है। इंटरनल माइग्रेशन क्यों होता है? लोग रूरल एरियाज़ को छोड़ के अर्बन एरियाज़ में क्यों आते हैं? बिकॉज पुश एंड पुल फैक्टर्स काम कर रहे होते हैं। पुश फैक्टर्स वो फैक्टर्स हैं जो कि गांव से लोगों को धकेलते हैं बाहर की तरफ, और पुल फैक्टर्स वो फैक्टर्स हैं जो कि लोगों को अर्बन एरियाज़ की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस माइग्रेशन की वजह से हमारी जो अर्बन पॉपुलेशन है वो बहुत रैपिडली इंक्रीज़ हुई है। जैसे 1951 में अर्बन पॉपुलेशन सिर्फ 17.29% थी, लेकिन आज की डेट में 2011 के हिसाब से हमारी जो अर्बन पॉपुलेशन है वो 31.80% हो गई। और ये डेटा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। मिलियन प्लस सिटीज़ की अगर बात करें, इसको भले याद मत रखना लेकिन फिर भी देख लो कि 2001 में मिलियन प्लस सिटीज़ थी 35, 2011 में उनका नंबर बढ़ के हो गया 53। फिर इसके बाद बात की गई है एडोलेसेंट पॉपुलेशन के बारे में। देखो एडोलेसेंट्स कौन होते हैं? ऐसे बच्चे जो 10 से 19 साल के बीच में होते हैं। 10 से 19 साल की जो भी पॉपुलेशन है उसको बुलाया जाता है एडोलेसेंट्स। और अच्छी बात यह है कि हमारे कंट्री में 1/5 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इज़ एडोलेसेंट पॉपुलेशन। अच्छी बात क्यों है?
कि यही बच्चे कल को बड़े होंगे, वर्किंग पॉपुलेशन में कन्वर्ट होंगे और हमारे कंट्री के डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। ये जो एडोलेसेंट पॉपुलेशन है ये फ्यूचर का रिसोर्स है और इसको ठीक तरीके से पाला पोसा जाए ये इंपॉर्टेंट है। इनकी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं वो नॉर्मल बच्चे के कंपैरिजन में या नॉर्मल अडल्ट के कंपैरिजन में ज़्यादा होती हैं, बिकॉज ये ग्रोथ फेज़ है। इस फेज़ में बच्चे की बॉडी, उसका मेंटल सेटअप, उसका फिजिकल सेटअप ग्रो कर रहा होता है, तो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो हैं वो ज़्यादा होती हैं। हमारे कंट्री में एक प्रॉब्लम है पुअर न्यूट्रिशन की, और जहाँ भी पुअर न्यूट्रिशन होगा वहाँ पे बच्चे की ग्रोथ ढंग से नहीं होगी, वहाँ पे डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी, वहाँ पे स्टंटेड ग्रोथ देखने को मिलेगी, बच्चों की हाइट कम रह जाएगी, बच्चों का बॉडी वेट जो है वो कम रह जाएगा। और ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। इंडिया में जो डाइट है वो न्यूट्रिएंट रिच नहीं है, वो न्यूट्रिशियस डाइट नहीं है। इनफैक्ट हमारे कंट्री में जो वेल ऑफ फैमिलीज़ भी हैं, अच्छी फैमिलीज़ भी हैं, उनको भी न्यूट्रिशन रिच डाइट की जानकारी नहीं है। वो भी ऐसी डाइट ले रहे हैं जिसमें न्यूट्रिशंस की कमी होती है, और इसकी वजह से जो ओवरऑल डेवलपमेंट है हमारी एडोलेसेंट पॉपुलेशन का वो बेहतर नहीं हो पाता। जैसे एडोलेसेंट गर्ल्स में एनीमिया की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, और दुख की बात यह है कि इतना बड़ा प्रॉब्लम होने के बावजूद इस प्रॉब्लम को सरकार का और लोगों का बहुत ज़्यादा अटेंशन मिला नहीं है। वी नीड टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट दिस, वी नीड टू एंश्योर कि हमारी ये जो एडोलेसेंट पॉपुलेशन है इसको डाइट जो है वो न्यूट्रिशियस मिले, इसका डेवलपमेंट अच्छे तरीके से हो, ताकि फ्यूचर में ये जब रिसोर्स बनेंगे तो कंट्री के डेवलपमेंट में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करें। और फाइनली इस चैप्टर में बात की गई है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के बारे में। सरकार को ये रियलाइज़ हुआ कि किसी भी फैमिली के डेवलपमेंट के लिए इंडिविजुअल की हेल्थ और उनका वेलफेयर बेहद ज़रूरी है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को इनिशिएट किया 1952 में। ये जो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम है इसका पर्पस था, इसका एम था रिस्पॉन्सिबल एंड प्लान्ड पेरेंटहुड को प्रमोट करना। एडोलेसेंट पॉपुलेशन है या जो छोटे बच्चे हैं वो अपने फैमिली मेम्बर्स पे, अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हैं। अगर पेरेंट्स उनको ढंग से पालेंगे पोसेंगे, उनको बढ़िया खाना देंगे, उनको बढ़िया एजुकेशन देंगे, तो हमारी कंट्री के फ्यूचर के लिए बेहतर है। तो सरकार ने एक प्रोग्राम चलाया, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, जिसके तहत लोगों को रिस्पॉन्सिबल एंड प्लान्ड पेरेंटहुड के लिए तैयार किया गया। फिर अल्टीमेटली सरकार को ये समझ में आया कि हमें इस पॉपुलेशन को तैयार करने के लिए एक लार्जर स्केल पर चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, और सरकार 2000 में नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी को लेकर आई। इस नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी में सारे प्लान्ड एफर्ट्स की बातचीत की गई। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सरकार ने देखा कि हमारे यहाँ पे क्या क्या कमियाँ हैं, हमें क्या क्या इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, और उस सबको कंसिडर करके सरकार लेकर आई नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी इन 2000। और इस नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के तहत वेरियस टारगेट्स रखे गए, जैसे 14 साल तक के बच्चों के लिए फ्री और कंपलसरी स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। ये कहा नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ 2000 ने। हमारे यहाँ पे जो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है उसको 30 तक लेकर आना है, 30 पर 1000 लाइव बर्थ्स करना है। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट का मतलब ऐसे बच्चे जो कि 1 साल की उम्र से पहले मर जाते हैं उनको बोल देते हैं इन्फेंट मॉर्टेलिटी, और जितने बच्चे पर 1000 लाइव बर्थ्स पे मर रहे होते हैं उसको बोल देते हैं अपन इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। तो हमने टारगेट क्या रखा कि हमें इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट को करना है 30 पर 1000 लाइव बर्थ्स। इसके अलावा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन को अचीव करना है। जितनी भी वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीजेज हैं उनके लिए बच्चों को वैक्सीन लगानी है। बच्चों की जो मैरिज की एज है उसको डिले करना है, और फैमिली वेलफेयर पे फोकस करना है। बड़ी सिंपल सी बातचीत नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी लाई गई, और उसमें बोला गया कि किस तरीके से इस पॉपुलेशन का बेटरमेंट किया जा सकता है, और पूरा डिटेल में बताया गया कि क्या क्या स्टेप्स हमें लेने हैं, किस तरफ हमें जाना है। जैसे 14 साल तक के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट को 30 पर 1000 लाइव बर्थ्स लेकर आना है, बच्चों का यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन इंश्योर करना है, गर्ल्स की जो मैरिज एज है उसको डिले करना है, ओवरऑल फैमिली वेलफेयर पे ध्यान देना है। ये सब कुछ लिखा गया नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी में। और इसके साथ ही चैप्टर खत्म हो गया। इजी सेशन था, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।